दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रंगोली पांडे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं एक बार फिर से कार्यक्रम आयाम में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार एक नए विषय पर चर्चा करती हूं और आज भी मैं एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है श्रमिकों के लिए, जिसका लाभ बहुत सारे लोग नहीं उठा पाते क्योंकि जानकारी उन तक पहुंच ही नहीं पाती, तो लाभ कैसे मिलेगा। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे और आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। जी हाँ, आज का हमारा चर्चा का विषय है श्रम संसाधन विभाग में श्रमिकों के लिए संचालित कल्याणकारी योजना। और इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आइए मिलते हैं इनसे। ये हैं रिपुसुदन मिश्रा जी, ये BOCW बोर्ड में लेबर सुपरिटेंडेंट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आयाम कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है सर श्रमिकों के लिए। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप बताइए कि श्रमिकों के लिए पंजीकरण योजना क्या है। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत एक विंग है अलग से, जिसको कि बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये निर्माण कामगारों के लिए एक बोर्ड का गठन हुआ है। 1996 में एक एक्ट बना था, उसी का अनुपालन बिहार में भी कराया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए एक्ट के अनुसार। उसमें निर्माण कामगारों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। लगभग 15 या 16 योजनाएं हैं, जिसमें वैसे कामगार जो निर्माण के रूप में काम करते हैं। अब निर्माण का मतलब क्या हुआ कि कोई बिल्डिंग बन रहा है, पुल बन रहा है, पुलिया बन रहा है, रोड बन रहा है, जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वे सारे मजदूर जो उसमें लगे हुए हैं वे निर्माण कामगार के रूप में परिभाषित है हमारे BOCW बोर्ड के अंतर्गत। इसमें उन निर्माण कामगारों के हितों की रक्षा के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत सी योजनाएं बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और माननीय विभागीय मंत्री के निर्देशानुसार पूरा विभाग और बोर्ड तत्पर है निर्माण कामगारों के लाभ देने के लिए। निबंधित कामगारों के लिए पेंशन योजना क्या है सर? वैसे कामगार जो हमारे यहाँ निबंधित हो रहे हैं, उनका एज 18 से 60 के बीच में एक उसका क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि मिनिमम एज उनका 18 और मैक्सिमम 60 ईयर्स के होंगे। 60 साल के बाद उन निर्माण कामगारों के लिए, चूँकि वे काम करने लायक तो रहते हैं लेकिन शरीर उनका काम नहीं करता है, ऐसी परिस्थिति में बिहार सरकार के इस BOCW बोर्ड के द्वारा उनको पेंशन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे 60 साल के बाद जब उनकी शारीरिक क्षमता नहीं रहे कार्य करने की, तो बोर्ड से जो पेंशन उनको उपलब्ध कराया जाता है उससे अपना वो देखभाल कर सकें, परिवार के लिए भी कुछ कर सकें। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना जो है, उसमें निबंधित श्रमिकों को क्या लाभ है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आप सभी को पता है कि एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है, लेकिन भारत सरकार के लेबर डिपार्टमेंट और वहाँ के स्वास्थ्य विभाग के थ्रू एक MOU साइन होके आया BOCW बोर्ड को, जो बिहार राज्य में एक स्टेट हेल्थ अथॉरिटी होता है, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकार है, उससे एक MOU साइन किया गया। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि ABPMJ जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसमें किसी भी जो व्यक्ति इनरोल्ड होता है उसके 5 परिवार को एक मुश्त 5 लाख रुपए का ये इलाज कराने की सुविधा प्रदान की जाती है। अब जो बात हमारे निर्माण कामगारों के लिए सबसे लाभदायक इसमें है, पहले क्या था कि केवल सेक्स से जो डाटा आच्छादित होते थे, सोशल इकोनॉमिक जो सेंसस होता था, सामाजिक आर्थिक आधार पर जो जनगणनाएँ होती थी, भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार केवल वही लोग इसमें लाभान्वित होते थे। लेकिन हमारे विभाग के माननीय मंत्री और प्रधान सचिव महोदय की पहल से हमारे यहाँ जितने भी निर्माण कामगार हैं उनको भी आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का एक लक्ष्य रखा गया। ये योजना पिछले साल ही शुरू हुई है। लगभग 20 लाख जो डाटा है 31 दिसंबर 2021 तक का, जो हमारे यहाँ मजदूर निबंधित हैं निर्माण कामगार के रूप में, हम लोग NHA जो होता है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, उसको हम लोग आधार बेस्ड डाटा शेयर कर चुके हैं। अब NHA के द्वारा SHA जो बिहार सरकार में काम करता है, वो डाटा वहाँ से यहाँ शेयर कर चुका है और एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत बोर्ड के द्वारा केवल प्रीमियम वहन करना है। प्रत्येक मजदूर पर लगभग 11,000 रुपये का प्रीमियम आता है, जिसमें हम लोग स्टेट हेल्थ अथॉरिटी जो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकार है बिहार सरकार का, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, उसको 110 करोड़ 90 लाख रुपये हम लोग मुहैया करा चुके हैं। एक पूरे बिहार में सभी श्रम अधीक्षक को, सिविल सर्जन महोदय को, हमारे विशेष सचिव
और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कार्यपालक पदाधिकारी जो वहाँ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं SHA में, उनके द्वारा एक ज्वाइंट सिग्नेचर जिला पदाधिकारी के नाम से पत्र गया है, ताकि अधिक से अधिक मजदूरों को जो हमारे यहाँ निबंधित है निर्माण कामगार के रूप में, उनको योजना का लाभ दिया जा सके। अब देखिए, इसमें बेसिक बात यही है कि पहले भारत सरकार में क्या था कि वैसे ही लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ दिया जाएगा जो सेक डाटा से आरक्षित है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ अगर कोई निर्माण कामगार है और सेक डाटा में नहीं भी आच्छादित है तो उसको ABPMJ के अंतर्गत जो भी 5 लाख में जो उसका स्वास्थ्य के लिए जो लाभ दिया जा सकता है, उसके लिए विभाग तत्पर है, कार्य कर रहा है और सारे मजदूर इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। योजनाएं तो बहुत सी है सर, मैं चाहूँगी कि आप मृत्यु लाभ योजना के बारे में कुछ बताइए। BOCW बोर्ड के अंतर्गत मृत्यु लाभ भी एक जो 15-16 योजनाएं चलती है, उसमें मृत्यु लाभ भी एक योजना है। इसमें 2 तरह का लाभ हम लोग देते हैं, एक दुर्घटना मृत्यु और एक स्वाभाविक मृत्यु के रूप में। हमारे मजदूर भाइयों को, चाहे जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबके लिए यह खुशी की बात होगी कि दुर्घटना मृत्यु में BOCW बोर्ड के द्वारा 4 लाख रुपये का वहन किया जाता है और स्वाभाविक मृत्यु में 2 लाख रुपये का वहन किया जाता है उसके निकटतम आश्रित को। ये अगर कोई भी मजदूर काम के दौरान मर जाता है तो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए दुर्घटना मृत्यु मान करके 4 लाख का वहन किया जाता है, स्वाभाविक मृत्यु मान करके 2 लाख का वहन किया जाता है। इसके साथ साथ मृत्यु के बाद दाह संस्कार का भी पैसा हमारे यहाँ दिया जाता है। निबंधित कामगारों के लिए विकलांगता पेंशन के बारे में कुछ बताइए सर। हमारे यहाँ BOCW बोर्ड में वैसे कामगार जो मिनिमम कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता रखते हैं, मतलब कि आज अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 1 साल के बाद वे विकलांगता पेंशन के हकदार हो जाते हैं। इसमें लकवा, कोढ़, TB, दुर्घटना आदि में अस्थायी रूप से जो विकलांग होते हैं उनको कुछ अनुदान देने का प्रावधान है। इसमें अस्थायी या पूर्ण रूप से निःशक्त होने में 75,000 रुपया एक मुश्त हम लोग देते हैं और 1,000 रुपये का पेंशन भी देते हैं। अगर वो पार्शियली विकलांग होता है या आंशिक रूप से विकलांग होता है तो उसको 50,000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाती है हमारे यहाँ से। इनके लिए पेंशन की क्या आवश्यकता होती है सर? पेंशन देखा जाए, अगर कोई भी मजदूर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें शहर में दिख रही हैं, सारे काम उनके द्वारा किए जा रहे हैं, रोड पर जो चल रही हैं या सारे लोग चल रहे हैं, आम आदमी हों या पॉलिटिकल लोग हों या ऑफिसर्स हों, जो भी हम अभी बैठ के आपके यहाँ जो काम हम लोग यहाँ ये चल रहा है, जो हम लोग एक प्रचार प्रसार करने में विश्वास रख रहे हैं, कर रहे हैं, ये सारा काम उन मजदूरों के द्वारा ही किया हुआ है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ बैठे हैं, सेफ़ हैं। तो क्या सरकार का ये मंशा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसके लिए भी सोचे? हमारा जो श्रम संसाधन विभाग है उसके अंतर्गत BOCW बोर्ड उन मजदूरों के लिए भी सोचता है जो कि काम तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर उनको खुद अनखास्ता दुर्घटना हो जाए, एक अंग हाथ कट जाए या पैर कट जाए, तो वो काम करने लायक नहीं रहता है। जब तक उसका सारा शरीर साथ देता है तभी तक सारे लोग उससे काम कराते हैं। ऐसी परिस्थिति में दुर्घटना के फलस्वरूप उस मजदूर के लिए विकलांगता पेंशन बहुत आवश्यक प्रतीत होता है। एक सहयोग के रूप में विभाग के द्वारा उनको दिया जाता है और पेंशन भी दिया जाता है ताकि वे काम नहीं भी करें तो अपना रोजी रोटी चला सकें, कुछ उनसे उनका भला हो सके। औजार क्रय योजना क्या है सर? हमारे यहाँ BOCW बोर्ड के अंतर्गत केवल निर्माण कामगार ही निबंधित हैं और कोई भी निर्माण कामगार जो है या तो राजमिस्त्री के रूप में है या प्लम्बर के रूप में काम करता है या इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करता है, फिटर के रूप में काम करता है, कारपेंटर के रूप में काम करता है। तो हमारे BOCW बोर्ड के अंतर्गत उन मजदूरों के लिए औजार मुहैया कराने हेतु, ताकि राजमिस्त्री के पास जो वो औजार की आवश्यकता है वो अपने हो सकता है कि सक्षम नहीं भी हो खरीदने के लिए, ऐसी परिस्थिति में उनको सक्षम औजार क्रय करने हेतु सक्षम बनाने के लिए एक योजना जो शुरू की गई थी जिसका वो नाम है औजार क्रय योजना। इसमें हम एक बात इसमें और जोड़ना चाहेंगे आपके लिए, हमारे यहाँ औजार क्रय योजना दूसरे तरह से संचालित हो रही है। इसमें माननीय विभागीय मंत्री का भी निर्देश है, प्रधान सचिव महोदय का भी निर्देश है कि वैसे कामगार जो कि काम तो करते हैं लेकिन किसी कारण से वे स्किल्ड नहीं हैं, अनस्किल्ड के रूप में काम कर रहे हैं, तो विभाग के अंतर्गत एक स्किलिंग का भी प्रोग्राम चलाने का प्रावधान है। हम लोग जल्द से इसको धरातल पर लाएंगे। RPL के माध्यम से रिकॉग्निशन प्रायर लर्निंग करके एक होता है जिसमें
बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो बड़ा बड़ा काम करते हैं, उनसे कांटेक्ट करके और बिल्डरों के माध्यम से एक बैठक करा के भी, माननीय मंत्री जी का निर्देश है, उसमें मज़दूरों के स्किल ट्रेनिंग के लिए हम लोग प्रावधान करने जा रहे हैं। और वैसे मज़दूर जो स्किल ट्रेनिंग ले लेंगे और उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तब उनको हम औजार क्रय करने के लिए एक मुश्त पैसा देंगे उसमें। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में कुछ बताइए सर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पूरे तरह से केंद्र प्रायोजित योजना है। हमारे यहाँ जो डायरेक्शन केंद्र सरकार के द्वारा आया कि आपके यहाँ जितने भी निबंधित कामगार हैं उनको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आच्छादित करा दें। इसकी चर्चा माननीय विभागीय मंत्री और हमारे जो स्पेशल सेक्रेटरी सह सचिव बोर्ड हैं, प्रधान सचिव से भी चर्चा करके प्रधान सचिव महोदय के निर्देश के आलोक में पूरे ज़िले में जितने भी हमारे कामगार निबंधित हैं, हम लोग एक विशेष अभियान चला करके, ताकि वे लोग पीएम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के अंतर्गत जुड़ जाएं, एक अभियान चला करके उनको जोड़ने का हम लोग काम करने जा रहे हैं अभी। अब सबसे पहली बात है कि इसका योग्यता क्या होगा, इसमें कौन से मज़दूर इसमें आएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो मज़दूर 18 से 40 साल के होंगे, 18 से 40 साल उम्र वाले होंगे, और इसमें केवल मज़दूर ही नहीं है, जो पीएम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना बनी है केवल निर्माण कामगार के लिए नहीं है, लेकिन चूँकि हमारा कार्यक्रम है निर्माण कामगार का, तो इसमें निर्माण कामगारों को जोड़ना है। इसमें LIC के थ्रू भारत सरकार जो है वो एक MOU साइन की हुई है, उसमें LIC प्रीमियम हम लोग देंगे। वैसे मज़दूर जो अगर निबंधन CSC के माध्यम से कराते हैं, इसका निबंधन कहाँ होगा ये बात भी बताना पड़ेगा लोगों को। इसका निबंधन कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से होगा। हर पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर हैं, वहाँ जाएंगे, वे केवल अपना आधार कार्ड और बैंक जो खाता संख्या है, चाहे जनधन खाता हो या किसी भी बैंक का खाता हो, वे लेके जाएंगे और उनका निबंधन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत हो जाएगा। अब एक विशेष इसमें है कि बोर्ड के अंतर्गत हम लोग इसमें क्या किए हैं, बोर्ड के अंतर्गत योजना बना के 5 साल का जो प्रीमियम का वहन है वो BOCW बोर्ड करेगा अपने मजदूरों के लिए, केवल निर्माण कामगारों के लिए। तो उन निर्माण कामगारों का जो 18 से 40 साल के एज का है और वे अगर निबंधन कराते हैं तो LIC को जो उसके पहले 5 साल के प्रीमियम का भुगतान होगा वो बोर्ड करेगा। और इस योजना से लाभ क्या मिलेगा, 60 साल के उम्र के बाद उनको 3000 रुपये का पेंशन जो है ऑटोमेटिक LIC से DBT के माध्यम से उनके खाते में जाना शुरू हो जाएगा। लेबर कार्ड क्या है सर और इसके क्या क्या लाभ हैं? अब आपको पहले ही बताए थे कि श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत एक BOCW बोर्ड, जिसका हिंदी में होगा बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, इसका पूरा नाम होगा। इसमें केवल निर्माण कामगारों का ही निबंधन किया जाता है। अब निर्माण कामगार कौन होंगे, रोड, पुल, पुलिया, घर मरम्मती, बिजली पोल गाड़ने इत्यादि जितने भी काम आप देख रहे हैं, जो कि एक घर मरम्मती में, एक घर बनाने में, अब हम यही एक उदाहरण आपको बताते हैं। एक घर का जब निर्माण होता है तो उसमें राजमिस्त्री भी काम करता है, उसके साथ हेल्पर भी काम करता है, उसके साथ एक कारपेंटर की भी ज़रूरत होती है जो लकड़ी का काम करता है, पेंटर की भी आवश्यकता उसमें पड़ती है, बिजली की ज़रूरत है तो उसमें इलेक्ट्रीशियन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से इसमें जो वैसे कामगार जो निर्माण काम में लगे हुए हैं उनके लिए BOCW बोर्ड के अंतर्गत एक निबंधन की प्रक्रिया आरंभ की गई। हमारे यहाँ ये नियम 1996 में आया और लगभग 2008 से BOCW बोर्ड के गठन के पश्चात मजदूरों का निबंधन शुरू हो गया। अब इसमें निर्माण कामगारों के लिए क्या क्या पेपर की आवश्यकता है, पहले थोड़ा सा पेपर जो लगता था उसमें था कि नियोजक जिनके यहाँ काम करते हैं उनसे वो एक सर्टिफिकेट लें कि हमारे यहाँ 90 दिन का काम किया। इसमें मुख्य रूप से यही है कि 1 साल में उसको 90 दिन निर्माण कामगार के रूप में काम मैंने किए हुए होना चाहिए उसको। और अभी सरकार जो है केंद्र सरकार के द्वारा भी जो एक आया गाइडलाइन, उसमें वे स्व घोषणा भी कर सकते हैं कि हम फलाने आदमी के यहाँ 90 दिन काम किए हैं, या वो केवल एक आदमी भी नहीं हो सकते हैं, कई आदमी के यहाँ भी मिला के 90 दिन काम होना चाहिए। पहला तो क्राइटेरिया ये हो गया। उनका एज 18 से 60 के बीच में होना चाहिए, उनके पास आधार कार्ड वैलिडेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी डाटा है वो आधार कार्ड ऑथेंटिकेटेड डाटा है। मतलब हमारे यहाँ जैसे BOCW बोर्ड में आप रजिस्ट्रेशन के लिए एंट्री करिएगा तो उसमें सबसे पहले आपका आधार ऑथेंटिकेशन होता है कि आपका आधार सही है कि नहीं। तो आप सभी से यह अनुरोध है कि अपना आधार दुरुस्त करा लें। और इसके लिए हमारे यहाँ एक पोर्टल बना हुआ है
निर्माण कामगारों के निबंधन के लिए। जी, ई श्रम पोर्टल के बारे में नहीं, कुछ ये निर्माण कामगारों के लिए है। तो निर्माण कामगारों के लिए एक पोर्टल पहले से बना हुआ था, पहले ऑनलाइन हमारे यहाँ नहीं था। पहले हमारे लेबर इंस्पेक्टर होते हैं, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जिनको कहते हैं, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, वे प्रखंड स्तर पर होते हैं और जिला में श्रम अधीक्षक होते हैं। पहले ऑफलाइन पेपर कलेक्ट करके उनको सत्यापन करा करके और उनको बनाया जाता था, कार्ड उनका बनाया जाता था। बाद में हुआ कि फिर ऑन स्पॉट उसका बनाया जाएगा, मतलब बड़ी बड़ी जहाँ कंस्ट्रक्शन के काम होती है वहाँ ये लोग व्यापक एक अभियान चलाएंगे और स्वयं जा कर के वहाँ पर उन मज़दूरों का डिटेल्स कलेक्ट करके और उसको ऑनलाइन करा लेंगे। लेकिन हमको यह बताने में खुशी हो रही है कि हमारे माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार BOCW एक पोर्टल का भी निर्माण हो चुका है और ये प्रक्रिया अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही पूरी हो जाएगी, जिससे सभी निर्माण कामगारों को अपना निबंधन कराने में आसानी होगा और अधिक से अधिक संख्या में मजदूर इसमें जुड़ सकते हैं। सर, ई श्रम पोर्टल के बारे में कुछ बताइए। ई श्रम पोर्टल का निर्माण भारत सरकार के द्वारा ही किया हुआ है। इसका विधिवत उद्घाटन हमारे माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री के द्वारा अगस्त में हुआ था। यहाँ भी 17 सितंबर से माननीय विभागीय मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन पूर्ण रूप से, काम तो अगस्त से ही शुरू हो चुका था, लेकिन विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर माननीय विभागीय मंत्री महोदय के द्वारा इसका संपूर्ण उद्घाटन किया गया और एक मेगा कैंप लगा करके वहीं पर CSC को बुला करके और बहुत लोगों का निबंधन कराया गया। अब ये ई श्रम है क्या? ई श्रम जैसा हम लोगों को गाइडलाइन मिला हुआ है। आप देखे होंगे पिछला साल 2020 में कोरोना की महामारी में बहुत से मज़दूर दिल्ली से, बिहार, यूपी, जहाँ जिसका आवाज़ था, पैदल भी चल दिए। उन लोगों को ट्रेस कर पाना उस समय संभव नहीं था। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो ई श्रम पोर्टल का निर्माण कराया गया, इसका उद्देश्य यही था कि कोरोना जैसी महामारी या अन्य भी महामारियों में हमारे बहुत से मज़दूर भाई जो हैं उनको हम लोग ट्रेस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सुविधा का हम लोग मुहैया नहीं करा पाते हैं कि किस प्रकार के मज़दूर हैं। मज़दूर में भी तो क्राइटेरिया है, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है, कोई डोमेस्टिक वर्कर है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है। तो इन सभी मज़दूरों को एक पटल पर लाने के लिए ई श्रम पोर्टल का निर्माण भारत सरकार के द्वारा किया गया। बिहार सरकार के लिए या बिहार राज्य के लिए 3,49,00,000 मज़दूरों के निबंधन का हम लोगों को लक्ष्य मिला था, जिसमें हम लोग लगभग 2,82,83,00,000 के आसपास 2,82,00,000 निबंधन बिहार में अभी तक हो चुका है। पूरे भारत में बिहार दूसरे स्थान पर है निबंधन के मामले में। अब देखिए, भारत सरकार जो है वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू कर चुका है, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड शुरू करने वाला है। तो अब जो है हमारे यहाँ जिसे 2,82,00,000 लोगों का डाटा आ चुका है, तो अब ये सारा डाटा भारत सरकार के पास है। इसमें से आइडेंटिफाई हो चुका है कितने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं, कितने हमारे डोमेस्टिक वर्कर हैं, कितने कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। तो मूल उद्देश्य इसको कामगारों का आइडेंटिफिकेशन का था। अब इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा ही LIC के माध्यम से इसमें 2 योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जो मज़दूर ई श्रम पर निबंधित हो चुके हैं, जो वे सभी इन दोनों योजनाओं से आच्छादित हैं और इनमें दुर्घटना मृत्यु में इनको 2 लाख रुपया देने का प्रावधान है। उनका प्रीमियम अगर सही समय पर जमा हुआ रहता है या जमा होता है तो उनको 2 लाख रुपये का दुर्घटना जो योजना है उनसे इनको आच्छादित किया जाता है। इसके साथ ही हमारे विभाग के द्वारा सभी श्रमिकों को सेंसिटाइज करने के लिए भी पेपर में, अखबार में भी माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार विज्ञापन निकाला जाता है। अब हम लोग विज्ञापन भी कराते हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ सकें ई श्रम पोर्टल पर और बिहार का लक्ष्य भी पूरा हो सके। सर, आपके यहाँ ये जो योजनाएं चल रही है, इसका लाभ आप कैसे और कब देते हैं? BOCW बोर्ड में जो योजनाएं चलती है, उन योजनाओं पर जो खर्च आता है, यह आपको बता करके ये जानकारी देने में हमको खुशी हो रही है कि बिहार राज्य के किसी कोष पर इसका लायबिलिटी नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ एक उपकर संग्रहण का प्रावधान है BOCW बोर्ड के अंतर्गत। इसमें होता क्या है कि कोई भी निर्माण कार्य अगर प्राइवेट या अपना स्वयं का बना रहा हो, कमर्शियल नहीं होना चाहिए, तो 10 लाख से ऊपर के उसके निर्माण पर 1% शेष काटने का प्रावधान है। और वो जो उपकर होता है 1% जो जमा होता है, इसके अलावा
राज्य सरकार के द्वारा भी कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, रोड पुल पुलिया इत्यादि का निर्माण हो रहा है, उनसे भी 1% सेस लेने का प्रावधान है। और जो सेस कट करके 1% के रूप में हमारे यहाँ बोर्ड का जो खाता है उसमें जमा होता है, उसी सेस के पैसे से इन मज़दूरों के हित के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनको चलाया जाता है। अब हम आपके चैनल के माध्यम से यह भी एक बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ अब सेस के लिए भी GIS बेस्ड सिस्टम करने का प्रावधान किया गया है, ताकि प्राइवेट लोगों का भी, जिनको भी आइडेंटिफाई विभाग नहीं कर पा रहा है, उनको भी आइडेंटिफाई करके और अधिक से अधिक सेस का संग्रहण विभाग कर सके, ताकि माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार हम लोग अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ दे सकें। माननीय मंत्री महोदय का भी निर्देश है कि सेस के संग्रहण को आप लोग वृद्धि कराइए। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा, जब से माननीय मंत्री जी आए हैं, इस बार अभी तक के इतिहास में, BOCW बोर्ड के इतिहास में सबसे ज़्यादा सेस का संग्रहण हुआ है। लगभग 372 करोड़ 97-90 लाख के आसपास शेष आया है इस बार, और केवल अप्रैल महीने में 54 करोड़ रुपया शेष आया है अभी हमारे यहाँ। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे यहाँ माननीय मंत्री जी पॉजिटिव हैं, अच्छे से चाहते हैं काम कराने के लिए। प्रधान सचिव सर भी नए आए हैं, उनके द्वारा भी हम लोगों को डायरेक्शन अच्छा मिलता है। सेक्रेटरी बोर्ड हमारे यहाँ विशेष सचिव सर हैं, वे भी बहुत मन से हम लोगों को कोई भी काम छूटने नहीं पाए, मजदूरों के हित के लिए हमेशा कराना चाहते हैं। शेष एक में बराबर पेपर में भी इसका एडवर्टीजमेंट जाता है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग शेष का वो जमा कर सकें। अब इसको हम लोग ऑनलाइन भी करने जा रहे हैं। अभी इसका जो पोर्टल है उसका निर्माण प्रक्रियाधीन है, जो उपकर संग्रहण को ऑनलाइन करना है। जैसे आएगा फिर और तेज़ी आएगी उपकर संग्रहण में, और मजदूरों के हित के लिए हम लोग और अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट पर एक सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक भी होता है जी। इन सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक में मुख्य रूप से आप देखती होंगी कि कोई भी मजदूर काम कर रहा है, अभी धूप का है, लू का मौसम है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले एक सचिव बोर्ड के स्तर से एक हम लोग पेपर में अपील निकाले थे, जिसमें निवेदन किया गया था कि सारे कंस्ट्रक्शन साइट पर वो बर्फ़ का व्यवस्था रखें, लोग पीने का पानी का व्यवस्था रखें, समुचित आराम करने का, जिसमें धूप से बचने का उपाय हो, छाँव में लोग रहें, उसका एक व्यवस्था रखें। छोटा सा मेडिकल किट रखें ताकि प्राथमिक उपचार जो है किया जा सके। साथ ही बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पर कहीं कहीं मशीन भी काम करते हैं, उसमें भी एक सेफ्टी का व्यवस्था उसमें रखें। हम लोग पेपर के माध्यम से अपने श्रम अधीक्षक और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार हम लोग करा रहे हैं। सर, मैं चाहूँगी कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देते चलें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि विभाग के स्तर से एज ए श्रम अधीक्षक हम भी जिला में काम किए हैं। मैं सभी निर्माण कामगारों से यह अपील करता हूं कि वे जब हमारे यहाँ निबंधित हैं, अगर उनका कहीं से कारण से रिन्यूअल नवीकरण नहीं हो पाया है, तो वे अपना नवीकरण नज़दीकी श्रम अधीक्षक कार्यालय में या श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी से संपर्क करा लें। वे आयुष्मान भारत से अगर नहीं जुड़े हैं, उनके पास लेबर कार्ड है, तो वैसे मजदूर नज़दीकी CSC सेंटर पर जाके आधार कार्ड और अपना मजदूर का जो उनको कार्ड मिला हुआ है उसको ले जा करके कॉमन सर्विस सेंटर पर आयुष्मान भारत से भी अपने आप को आच्छादित करा लें। ई श्रम पोर्टल पर भी हमारे अगर कामगार नहीं जुड़े हुए हैं तो अपना निबंधन CSC के माध्यम से जाके करा लें। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के अंतर्गत 18 से 40 साल के वैसे निर्माण कामगार जो अभी तक इनरोलमेंट नहीं करा पाए हैं, नहीं जुड़ पाए हैं, तो इस योजना से भी लाभ लेने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर जा करके अपना इनरोलमेंट करा लें। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको पूरी टीम के साथ। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप इससे लाभान्वित भी होंगे। अगर इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सुझाव आप हमें भेजना चाहते हैं तो इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आयाम द्वारा केंद्र निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल ID है directorddk patna@gmail.com। तो दर्शकों, इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।